Good morning, good afternoon, sir.
सर ओके स्टार्ट करते हैं। गुड So, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गाइस। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। सर आज हमें 115 को छोड़ सकते हैं 130 को। 150 को 130 सर आज बहुत दिमाग का दही बना हाँ है सर आज बहुत सर हाँ, सर सुबह से केमिस्ट्री में पता नहीं क्या क्या सिखा रहे थे आज फिजिक्स का। ऐसा है सर क्या आज पढ़ रहे थे आज उसमें? सर थर्मोडायनेमिक्स सर, का thermodynamics। पहला ही लेक्चर इतना टफ लगा हमें। ठीक है 130 पे खत्म कर देंगे। Thank लास्ट you, हम sir. लोगों ने क्या किया था? थैंक यू सर। एक आई थिंक क्वेश्चन कर रहे थे कोई सा जो नहीं किया था पूरा, कुछ ऐसा था। सर ये आपको सब वो डिस्कस बहुत करना सारे था मैं दिया था। हाँ सर एक स्पॉटलाइट वाला। हाँ, स्पॉटलाइट वो डिस्कस करना है ना। सर Yes, sir. वो आ ही नहीं रहा था सर, बहुत ट्राई किया। ठीक है तो स्पॉटलाइट वाले में ये करेंगे कि ये वॉल है इधर में और इधर तुम्हारा मिरर है और यहाँ उसका पिवट है। ठीक है और मिरर ऐसे टर्न कर रही है आई थिंक 4 पे यस सर। एंड लाइट आ रहा है इधर से और फिर वो रिफ्लेक्ट होके मान लो कि इधर पड़ रहा है और मिरर का जो एंगल है वो 60 डिग्री जब है तब फाइंड करना है। तो मैं जनरल एंगल लेके चलूंगा फिर मैं लास्ट में 60 डालूंगा उसमें। ठीक है यहाँ से लेजर आ रही है तुम्हारी। तो पहले तो ये करेंगे कि क्योंकि हमें स्पॉट का स्पीड फाइंड करना है तो स्पॉट को बोल दो एस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो इधर, इसके बेस को बोल दो ओ। ये अपना ओरिजिन हो गया इस लाइन पर वॉल पे। तो ओ से जो डिस्टेंस है स्पॉट का अगर उसको वाई बोले, ये वेरी कर रहा है जैसे जैसे स्पॉट मूव करेगा, तो जो स्पॉट का वेलोसिटी है वो तुम समझ गए कि dy बाई डी टी होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। इन दिस केस माइनस भी होगा क्योंकि y टाइम के साथ कम हो रहा है अभी करंटली, तो वो तो साइन है, केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है हमको। तो और यहाँ नॉर्मल है लोकली। तो अब जो है लेट्स से कि मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ जिसको हम लास्ट में 60 डिग्रीज डालेंगे, लेकिन पहले हम जनरली सॉल्व करेंगे। ठीक है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, समझ गए क्यों? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ यस सर। सर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। 90 में और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा भी 90 माइनस थीटा होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। ठीक है तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, समझ गए तुम लोग? यस सर। और मिरर का सेंटर को तुम सी बोल दो। तो अब तुम लिखो इन ट्राइंगल COS you can write tan of 90 minus 2 theta is OS by CO, perpendicular over base। OS y है और CO 2 मीटर है, ये दिया हुआ था। तो therefore y जो है वो आ गया 2 tan 90 minus 2 theta,
यानी कि 2 cot 2 थीटा। बस Yes. प्रॉब्लम सॉल्व है। अब तो मैथमेटिक्स है इसके बाद। देयरफॉर जो स्पीड है जो कि dy by dt है विद अ माइनस साइन, वो हो जाएगा d by dt ऑफ 2 cot 2 थीटा, जो कि हो जाएगा 2 बाहर डायरेक्टली मॉड लेके नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, बस वो भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस साइन के साथ लेके चल रहा हूँ। तो 2 बाहर आ गया, cot 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, सही है, माइनस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा और माइनस सर माइनस प्लस। इसमें चेन रूल लगेगा ना? हाँ अभी आगे करूंगा मैं। और फिर तुम 2 थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 2 डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तुम्हारा आंसर आ गया 4 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब व्हेन थीटा इज 60 डिग्रीज v इज 4 कोसेक स्क्वायर 120 डिग्रीज, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, जिस रेट से ये थीटा चेंज हो रहा है, 4 radian. लेकिन वो 4 तो 4 radians. रेडियन ही है और वो पॉजिटिव है क्योंकि थीटा बढ़ रहा है। इसके इस तरह टर्न होने से थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट इज सिंपली 4। और कोसेक स्क्वायर 120 जो है कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3, तो 4/3 4, यानी 64/3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। सर आपको ये y अपॉन 2m किधर से आया, मतलब 2m क्या है? 2 मीटर्स है वो, अच्छा ओके सर। क्योंकि ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ था प्रॉब्लम में। हाँ सर मुझे लगा वेरिएबल था। ठीक है हाँ नहीं सर। नहीं, ये 2 मीटर तुम्हें दिया हुआ था। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग अगर कोई वेरिएबल वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, ये मैं केवल इस टॉपिक के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी का प्रॉब्लम है जिसमें कोई एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है विद अ वेरिएबल स्पीड, और स्पेशली गिवन कि ये रे ऑफ लाइट है, कोई रिजिड बॉडी नहीं है, रॉड नहीं है, तो इसमें हम वो आर ओमेगा करके फिर वेलोसिटी करके फिर कंपोनेंट करेंगे तो गलत आएगा उससे, क्योंकि वो तब ट्रू होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, जिसमें कि आर चेंज नहीं हो रहा होता है। लेकिन ये तो रे ऑफ लाइट है, इसका तो लेंथ कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, अनलाइक अ रिजिड रॉड। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में यू शुड गो टू द डेफिनेशन। द सेफेस्ट सोल्यूशन इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी है। तुम किसको ट्रैक कर रहे हो, स्पॉट को। स्पॉट एक लाइन पे मूव कर रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए पहले एक ओरिजिन पकड़ना होता है, वहां से डिस्टेंस पकड़नी होती है, और फिर उस डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। दैट इज हाउ यू डिफाइन वेलोसिटी ऑन अ लाइन। तो वो y लिख लिया मैंने, और राइट ट्राइंगल्स तो मुझे हमेशा ढूंढना ही चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, राइट, बिकॉज सारे रिलेशन साइन कॉस टैन में होते हैं उधर। तो मैंने देखा कि भाई ये 2 है, ये y है, तो उसके टर्म्स में बस अगर मैं ये अंदर का एंगल निकाल लूँ तो फिर मैं y को रिलेट कर सकता हूँ एंगल और 2 से, और एंगल जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत एंगल का फिगर आउट करके अंदर का एंगल मिल गया, और फिर डिफरेंशिएट करके एंगल का डेरिवेटिव मुझे पता है कि मिरर का रोटेशन एंगल का डेरिवेटिव है, तो इससे मुझे स्पॉट का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझाए प्रॉब्लम? हाँ सर। अब जो है तो ये हो गया रिलेटेड टू द रोटेशन। सर हाँ बोलो। सर आप बता सकते हो माइनस डी वाई बाई डी टी क्यों होता है? माइनस डी वाई बाई डी टी इसलिए क्योंकि गिवन द ड्राइंग, अगर तुम ड्राइंग को अभी देखो तो ये मिरर जिस तरीके से रोटेट कर रहा है उस तरीके से, उस हिसाब से ये स्पॉट ऑफ लाइट करंटली इस तरफ मूव कर रही है, ओ की तरफ, यस विच मीन्स अच्छा वाई जो ओके है सर। टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर। तो जब भी ये वाई टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी को अगर मैग्नीट्यूड बताना है तुम्हें तो एक अपनी तरफ से माइनस साइन लगाना पड़ेगा। नहीं भी लगाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बट इन एनी केस तुमसे तो स्पीड पूछा था, कोई पर्टिकुलरली कोई ये नहीं पूछ रहा था कि उसमें साइन क्या है। तो इन एनी केस इवन इफ यू डिड नॉट पुट दिस माइनस साइन यू वुड स्टिल गेट द करेक्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन जनरली जब भी कोई डेरिवेटिव आ रहा होता है ना, कोई सा भी dy बाई डी टी, जैसे यहाँ पे दो चीजें आई यहाँ पे, एक तो dy बाई डी टी आया, तो मैंने देखा प्रॉब्लम में कि मेरी ड्राइंग के हिसाब से y टाइम के साथ कम हो रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी आया, वो मैंने तुम देखोगे +4 डाला है, क्योंकि जिस इस ड्राइंग के हिसाब से मिरर जैसे टर्न कर रही है उस हिसाब से ये थीटा बढ़ रहा है, क्योंकि जब मिरर ये थोड़ा और ऐसा टर्न कर जाएगा तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो इस थीटा से बिगर होगा।
तो ये थीटा टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए इसका टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए मैंने +4 लिखा है यहाँ पे। तो So जब भी why can't तुम्हारे we draw y other way around? फ्रॉम हेयर टू हेयर, Yes, sir. नहीं तो मेजर तो फिक्स पॉइंट से होता है ना, ओरिजिन फिक्स पॉइंट होता है। Okay, sir. जैसे तुम कोई डिस्टेंस नापते हो इंच टेप से, तो इंच टेप का तुम फिक्स्ड एंड उधर रखते हो जो हमेशा रहेगा फिक्स्ड, और दूसरा तुम वेरिएबल अगर 2-3 चीजें नापने वाले हो तो तुम खींचते हो उस तरफ जो चीज वेरिएबल होती है, राइट। सो सेंस में ये फिक्स पॉइंट है, क्योंकि मिरर फिक्स्ड है तो उससे परपेंडिकुलर का बेस भी फिक्स्ड है। ये तो मूविंग पॉइंट है अपना, तो ऐसे उधर की तरफ नापने का कोई खास लॉजिक तो नहीं है, ठीक है। और तुम जरूरी नहीं है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को ही ओ लो, वो भी कोई नेसेसिटी नहीं है, तुम कोई आर्बिट्ररी पॉइंट भी ओ ले सकते थे, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। यहां भी ले सकते थे, लेकिन उसमें यहां तक का पार्ट तो कांस्टेंट ही रहता, वेरिएबल तो केवल ये होता स्पॉट के चलने से। तो जब तुम डिफरेंशिएट करते तो ये वाला कांस्टेंट का डेरिवेटिव एनीवे 0 हो जाता, तो रेलेवेंट क्वांटिटी यही डेरिवेटिव बचता वैसे भी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा रोटेशन से रिलेटेड सिचुएशन। मिरर का घूमने से रिलेटेड हमने एक और प्रॉब्लम भी किया था। अब जो है हम आ जाते हैं मिरर में, और क्या फील्ड ऑफ व्यू और किसको कौन इमेज दिखेगा, मल्टीपल इमेज का इमेज, वो सब डिस्कशन हो गया, राइट। सर मल्टीपल इमेजेस आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मल्टीपल इमेजेस का लॉजिक ये है कि ये वाला डिस्कशन हमने किया था क्या, कि ऐसे मिरर है और ऐसे मिरर है? नहीं सर। नहीं ये नहीं सर। किया था, नहीं सर। ठीक है। तो एक चीज ये है, जैसे पहले एक सिंपल केस पकड़ो, मैंने वो फॉर्मूला तुम लोगों को बता दिया था क्या, कि जिसमें अगर मिरर्स हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो कितने टोटल इमेजेस बनेंगे। हाँ सर वो वो आरडीपी सर। अच्छा, सर लेकिन तुम वो लोग पूरा समझ में नहीं आया सर। वो तुम लोगों ने उधर डिस्कस। देखो, दो मिरर अगर हैं, दो अलग अलग इश्यूज हैं यहाँ पर। एक इशू ये है कि अगर दो मिरर्स मेरे को दिया हुआ है जिनके बीच में कुछ एंगल है, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि कितने टोटल इमेजेस बनेंगे, ठीक है। तो वो हम काउंट कर सकते हैं और उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द एंगल। दूसरा रिलेटेड इशू ये है कि अब इमेजेस बन गए तुम्हारे, मान लो 3 बने या 5 बने या 10 बने या जो भी। दूसरा रिलेटेड इशू ये है कि मेरे को कितने दिखेंगे, लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग समवेयर इन सम प्लेस, तो उनमें से जो जो टोटल इमेजेस बन गए हैं उनमें से कितने मैं देख सकता हूँ, वो एक अलग इशू है, दैट इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो पहले सिंपली अगर ये देखें कि कितने इमेजेस बन रहे हैं विदाउट रिगार्ड टू कि कौन उनको देख रहा है, तो उसकी तो बेसिक लॉजिक ये है, सिंपली फॉर्मूला है। और अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लो सिमेट्रिकली लोकेटेड है दोनों के बीच में, और मिरर्स के बीच में एंगल थीटा है। तो एक चीज तो ये होती है कि अगर किसी मिरर से कोई इमेज बन गया, जैसे मिरर से तुम इमेज कैसे बनाते हो, ये मान लो मिरर 2 है, ये मिरर 1 है, तो तुम इस पे परपेंडिकुलर डालते हो और फिर उसको दूसरी तरफ उतना ही एक्सटेंड कर देते हो, तो वहां पे तुम्हें इसका इमेज मिल जाता है जिसे हम बोलेंगे I2, विच इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मिरर 2। सिमिलरली तुम इस मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, उसको उतना ही एक्सटेंड दूसरी तरफ करते हो और इसको बोलते हो I1, विच इज योर इमेज इन मिरर 1। बट व्हाट देन हैपेंस इज कि I2 will also act as an object for mirror 1 and I1 will also act because it is on the correct side। the correct side माने ये जो मिरर है तुम्हारी, इसको अगर तुम ऐसे भी एक्सटेंड कर दो तो इसमें जो करेक्ट साइड है यानी जो रिफ्लेक्टिव साइड है वो इस तरफ है, तो जो कुछ भी इसके इस तरफ होगा वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है इसके लिए, जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ में I2 भी उस तरफ है तो वो भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है इसके लिए। सिमिलरली इस मिरर के लिए O तो ऑब्जेक्ट है ही जिसका इमेज उसने बना दिया, लेकिन I1 भी उसके वो साइड में है तो इसीलिए वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जो लॉजिक तुमने ओ को इमेज करने के लिए लगाया कि परपेंडिकुलर डाला मिरर 2 पे और फिर उसको खींच दिया दूसरी तरफ, वही लॉजिक तुम I2 को मिरर 1 में इमेज करने के लिए लगा सकते हो कि एज इफ I2 इज एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मिरर 1 पे अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे और उसको दूसरी तरफ एक्सटेंड करोगे उतना ही डिस्टेंस से, तो जो तुम्हें मिलेगा उसका नाम हम रखेंगे I21। द ऑर्डरिंग ऑफ द सबस्क्रिप्ट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I21 का मतलब है कि I2 का इमेज इन मिरर 1।
सिमिलरली I1 का तुम अगर परपेंडिकुलर डालोगे मिरर 2 पे और उसको फिर तुम उतना ही दूसरी तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा I12 यानी I1 एज एन ऑब्जेक्ट का इमेज इन मिरर 2। ये प्रोसेस तुम तब तक रिपीट करोगे टिल वन ऑफ द इमेजेस डज नॉट गो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मिरर, बाय विच आई मीन टू से कि अब देखो अब I12 बन गया है, इसका लास्ट रिफ्लेक्शन मिरर 2 में हुआ है, तो अब इसका फिर से मिरर 1 में रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो मिरर 1 की लाइन ये आ रही है, तो फिर इस पे परपेंडिकुलर डाल के तुम इसको खींच सकते हो इधर तक। सिमिलरली उसकी लाइन उधर आ रही है, तो फिर इसको तुम परपेंडिकुलर डाल के खींच सकते हो इधर तक। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये गलत साइड चले जाएंगे, मतलब मैं वो यहाँ पे इलस्ट्रेट करता हूँ कि मान लो ये दो मिरर है, ठीक है, ये मिरर 2 है, ये मिरर 1 है, और हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओ ठीक है, तो एक इसकी डायरेक्ट इमेज हो गई मिरर 1 में I1, एक इसकी डायरेक्ट इमेज हो गई मिरर 2 में I2। अब तुम देखोगे कि I1 जो है फिर से मिरर 2 में इमेज हो सकता है, क्योंकि मिरर 2 के वो करेक्ट साइड है, करेक्ट साइड मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड, इवन इफ इट इज हेयर एंड द मिरर इज ओनली हेयर, बट अगर एक्सटेंड भी कर दिया जाए तो ये करेक्ट साइड है, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड ये भी है, जो शाइनी साइड होती है। तो इसकी फर्दर इमेजिंग हो सकती है मिरर 2 में, जिससे तुम्हें मिलेगा I12। बट अगर तुम I2 को देखोगे तो वो ऑलरेडी मिरर 1 के पीछे की साइड आ गया है, देख रहे हो? I2 Yes, sir. is already Yes, on the wrong side of mirror 1। पहले रिफ्लेक्शन के बाद ही तुम्हारा जो इमेज है मिरर 2 में वो ऑलरेडी मिरर 1 के पीछे का साइड आ गया, तो इसका मतलब अब इसका फर्दर इमेजिंग तुम नहीं कर सकते हो, यानी मिरर 1 में अब इसकी कोई इमेजिंग नहीं होगी और ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। और अब ये I12 भी जो है मिरर 1 के भी पीछे आ गया है, मिरर 2 के भी पीछे आ गया है, मतलब वैसे तो अब इसको 1 में रिफ्लेक्शन होनी है, ऑल्टरनेट हो रहा है कि पहले 1 में रिफ्लेक्शन हुआ तो I1 बना, फिर 2 में रिफ्लेक्शन हुआ तो I12 बना, अब 1 में रिफ्लेक्शन होता ऑल्टरनेट करके, क्योंकि इसका फिर से 2 में तो नहीं रिफ्लेक्शन होगा, एक इमेज जो मिरर में बन चुकी है उसकी फिर से उसी मिरर में तो इमेज बनेगी नहीं, लेकिन अब ये ऑलरेडी मिरर 1 के पीछे आ चुका है, तो ये कहानी भी यहाँ खत्म हो गई। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन टोटल 3 इमेजेस हैं तुम्हारे पास, I1, I2 और I12। तो अल्टीमेटली किसी भी सिचुएशन में, जैसे ये वाला सिचुएशन है, इसमें अल्टीमेटली क्या होगा कि इमेज बनते बनते फिर वो मिरर्स के गलत साइड चले जाएंगे, और जब वो गलत साइड चले जाएंगे तो उनकी फर्दर इमेजिंग नहीं होगी और वो कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी। सो देन वी काउंट कि भाई टोटल कितने बन गए। तो टोटल कितने बनते हैं वो ऑब्वियसली इस एंगल पे डिपेंड करता है। तुम देख ही सकते हो यहाँ पर कि छोटा एंगल है तो ज्यादा बन रहे हैं, बड़ा एंगल है तो कम बन रहे हैं। तो पहले तो यही खुद से ही बोलो कि अगर लेट्स से इफ द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस formed by a combination of two plane mirrors which have an angle theta between them is given by n theta, मान लो ये कोई फॉर्मूला है, तो क्या तुम मुझे इसकी बिफोर यू नो द फॉर्मूला, तुम लोग को पता है ऑलरेडी बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बिफोर यू न्यू द फॉर्मूला, क्या तुम बता सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या होती फॉर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज? हाँ सर, एक ही इमेज। तो एक ही इमेज बनेगा। एक ही इमेज बनेगा, क्योंकि अगर दोनों मिरर्स के बीच का एंगल तुम पूरा खोल के 180 कर दोगे तो वो प्रैक्टिकली एक ही मिरर है फिर स्ट्रेट, तो उसमें एक इमेज बन गई और वो पीछे चली गई, बस कहानी खत्म हो गई। सर वो प्लेन मिरर होगा ना? हाँ, वो एक सिंगल प्लेन मिरर हो जाएगा। दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल इसका हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। इनफाइनाइट इमेजेस। इनफाइनाइट। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से मेरा अरे, मतलब नहीं, मेरा कभी मतलब रॉन्ग साइड पे जाएगा ही नहीं। हाँ करेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मिरर्स को बंद कर दिया बीच में जगह नहीं है, मतलब कि उनके बीच में 0 एंगल है तो उनकी रिफ्लेक्टिव साइड्स एक दूसरे को फेस कर रही है। इसमें जो है इन्फिनाइटली रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, कभी भी गलत, कभी भी कोई रॉन्ग साइड नहीं जाएगा। ये वो टाइप का सिचुएशन है जैसे तुम जब जाते हो हेयर कट के लिए सैलून में, तो आगे भी मिरर होता है पीछे भी मिरर होता है, देन यू आर सीटेड yes. एंड देन यू फॉर्म एन इमेज, तो एक सामने होती है तुम्हारी जिसमें तुम अपना फेस देख रहे होते हो, फिर इसकी और एक इस मिरर में तुम्हारी बन रही होती है ऐसे करके, जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा बैक टू फ्रंट इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये तुम्हारी इस मिरर में डायरेक्ट इमेज हो गई। यानी अगर ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, तो दिस इज I2, दिस इज I1, लेकिन फिर इसकी उस मिरर में इमेज बनेगी अगेन जो कि I12 होगी, और वो फिर ऐसे करके रोटेट हो जाएगी, तो वो यहाँ बनेगी और उधर देखती हुई बनेगी I12, और इसको यूज करके तुम अपना बैक ऑफ हेड देख पाते हो, मतलब इसमें तुम अपना फेस देखते हो। अब ऑब्वियसली
एकदम पैरेलल मिरर्स लगा देंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा इससे, तो तुम्हें दिखेगा नहीं, इसलिए सैलून में वो थोड़ा सा टिल्ट करके लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ऐसे बैठे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे बनता है और वो पीछे वाला थोड़ा और ऊपर इस टाइप से बनता है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे Yes. जाता जाएगा, ये भी ऐसे ऐसे जाता जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली इसको देख पाते हैं सामने और थोड़ा उसके ऊपर से अपना बैक ऑफ हेड भी देख पाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर तुम स्टार्ट करो विद बीच का एंगल एज 180 डिग्रीज पूरा ओपन अप करके तो एक इमेज है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसको कम एंगल की तरफ जाते हो तो उसी एक इमेज में से मल्टीपल इमेजेस निकलते हैं ऐसे कलेडोस्कोप की तरह। तो जैसे जैसे तुम्हारा एंगल 180 से कम होता जाता है वैसे वैसे इधर से और इमेजेस निकलते आते हैं, टिल इवेंचुअली तुम्हारा एंगल बंद होते होते 0 हो जाता है, तो इनफाइनाइट इमेजेस आ जाते हैं दोनों तरफ ऐसे ऐसे करके, एंडलेस लाइन हो जाती है, राइट। तो वो सिचुएशन है, ये सब इमेजेस सॉर्ट ऑफ सर्कल पे ही आ रहे होते हैं। ये भी प्रूवेबल है कि ये सारे सर्कल पे आते हैं, बट वो हम नहीं कर रहे। तो उसी का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करेंगे, वैसे तुम चाहो तो देख सकते हो, डेरिवेशन मिल जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सिंपली ये करना होता है कि अगर तुम बाइसेक्टर पे ले रहे हो, मान लो थीटा एंगल है, तो ये तो देख ही सकते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ओ और ये बीच का एंगल थीटा बाई 2 हो गया, फिर अगर टोटल एंगल थीटा है तो जो इधर पहली इमेज बनेगी वो इधर से थीटा बाई 2 पे बनेगी, और इधर से जो इमेज बनेगी वो इधर से थीटा बाई 2 पे बनेगी। तो फिर अब तुम ये देख लो कि भाई कितने थीटा बाई 2 फिट हो सकते हैं इसमें 360 में, बस वो देखना होता है, उसी से निकालते हैं कि कितने टोटल इमेजेस बनेंगे। जितना थीटा ज़्यादा होता जाएगा उतने कम थीटा बाई 2 फिट हो पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली करते करते तो फेल हो जाएगा 360 पूरा। ठीक है, तो उससे डिसाइड होता है कि द नंबर ऑफ इमेजेस इन जनरल इज गिवन बाय 360 बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे सर करके सर हाँ और सर ने बहुत केसेस कराए थे कि व्हेन थीटा इज इवन, व्हेन थीटा इज हाँ ऑड। केसेस हैं एक्चुअली, मैं लिख देता हूँ केसेस, अगर तुम लिखाया हुआ है ऑलरेडी तो वो केसेस हैं। तो जो जनरल मैं लिख रहा हूँ एक, कि अगर मान लो n इंटीजर नहीं आता है, मान लो थीटा ऐसा एंगल है जिससे n इंटीजर नहीं आता है, देखो ऐसे तुम केसेस इसके बना सकते हो। सर वो नहीं करवाया था। एन ऑड है, एन ऑड है, एन इवन है, और जो मतलब वैल्यूज इवन आती है वो उसका, और एक एन ऑड होता है जब भी वो एंगल बाइसेक्टर के लाइन में होता है सर, हाँ वो वाला केस का। हाँ, तो बेसिकली वही बात है कि अगर तुम मतलब दो केसेस में डिवाइड कर सकते हो कि अगर इवन है तो एक कंडीशन बनेगी, अगर ऑड है तो दूसरी कंडीशन बनेगी जिसमें तुम बोल सकते हो कि बाइसेक्टर पे है या नहीं है। इवन है तो कुछ पंगा नहीं है, इवन है तो यही आंसर है डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज का एग्जांपल ले लो, 90 डिग्रीज जो है उससे यहाँ पे 360 को डिवाइड करके 4 आता है जो इवन है, और तुम्हें पता है 90 डिग्री में 3 इमेजेस बनते हैं, कि अगर ये यहाँ पर है ओ तो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, तो एक तो यहाँ बनती है I1, एक यहाँ बनती है I2, और जो I12 और I21 है वो एक ही जगह बन जाते हैं, वो बेसिकली एक ही इमेज होती है, दे फॉलो ऑन ईच अदर। सो इन टोटल यू गेट 3 इमेजेस। सो दैट्स बिकॉज 90 360 को 90 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, जो कि एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो उस केस में सिंपली 360 माइनस 1 हो जाता है। अगर मान लो 360 बाई थीटा ऑड नंबर आता है, मान लो थीटा इज एन एंगल विच इज लाइक लेट्स से 72 डिग्रीज और व्हाटएवर, तो 360 बाई थीटा जो है तुम्हारा ऑड नंबर आया। तो अगर 360 बाई थीटा ऑड नंबर आया तो फिर तुम्हें दो केस देखने होते हैं, अगर बाइसेक्टर पर है और अगर बाइसेक्टर पे नहीं है। ठीक है, अगर बाइसेक्टर पे है तो कम इमेजेस बनते हैं, तो डायरेक्टली 360 बाई थीटा ही होता है आंसर, और अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो 360 सॉरी अगर बाइसेक्टर पे है तो 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है, और अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो 360 बाई थीटा डायरेक्टली आंसर हो जाता है। और अगर इंटीजर ही नहीं है, ऑड और इवन तो दो केस हो गए कि ऑड इंटीजर आया है, इवन इंटीजर आया है, बट इट कुड आल्सो बी दैट इट इज नॉट एन इंटीजर। इफ इट कम्स आउट टू बी नॉट एन इंटीजर, मान लो 360 बाई थीटा की वैल्यू जो है 2.3 आ गई, तो तुम्हें जो है सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन दैट उठा लेना होता है। यानी अगर तुम्हारा 360 बाई यानी अगर तुम्हारा 360 बाई थीटा जो है 2.3 आ गया तो आंसर है 2, मतलब जो इंटीजर उससे जस्ट पहले आता है वो को तुम्हारा नंबर ऑफ इमेजेस हो जाता है इन द केस ऑफ 360 बाई थीटा नॉट बीइंग एन इंटीजर। ठीक है, तो वो तो उन्होंने लिखवा दिया है, वो कोई बात नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है सारे वो केसेस याद रखना,
कभी ये कोई पूछता नहीं है, बट लॉजिकली यू शुड नो कि इस टाइप से सिचुएशन होती है, राइट? सर अब आप वो सर्कल का क्या बोल रहे थे कि सारे इमेजेस एक सर्कल पे होती है? सारे इमेजेस एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर ये पॉइंट होता है। वो तो देखो होगा ही, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इमेज बना, इसका अगर तुम इसके साथ ट्राइंगल बनाओगे, जैसे ये जो मैंने बनाया था, तो ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। यस सर। सिमिलरली ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, तो ऑलरेडी ये तीनों तो एक सर्कल पे आ ही गए क्योंकि ये रेडियस बराबर है। हाँ यस सर। तो इस तरह से बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, विच सीम्स लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर एक जगह रखा है और मिरर्स को तुम सिर्फ ऐसे करके खोल रहे हो या बंद कर रहे हो, तो जो भी ये मल्टीपल इमेजेस निकलेंगे वो सारे ऐसे ही करके निकलेंगे, यस सर। सर्कल पे ही निकलते हैं। इवन इन द केस ऑफ दिस यू कैन ऑलवेज से दैट द स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। समझ रहे हो? ये उसी का एक्सट्रीम केस है कि वो खुलते खुलते इतना बड़ा सर्कल बन गया है कि वो स्ट्रेट लाइन में आ गया। हाँ यस सर। सर हाँ सर आप ग्रुप इनवाइट चैट पे भेज सकते हो प्लीज? कौन सा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक चाहिए तुमको? हाँ सर। इधर जूम चैट पे ना, एक सेकंड रुक जाओ, व्हाट्सएप में लॉगिन करना पड़ेगा। भेजता हूँ मैं, हाँ लॉगिन हो जाएगा तो भेजता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर आपने उस वाली इमेज मतलब जो आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया है सर, इसमें आपने इमेज परपेंडिकुलर क्यों बनाई है? कोई भी एंगल पे बन सकती है ना? ये मैं इमेज जो बना रहा हूँ परपेंडिकुलर डाल के क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर, नहीं मतलब बीम ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा ना कौन से एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। नहीं। हाँ वो जो चैट का लिंक चाहिए था ना, ये देख किसने डाला है, गोपाल ने, सो यू कैन जॉइन इट। नहीं देखो, प्लेन मिरर में जब इमेजिंग करना है तुमको, तो अगर ये प्लेन मिरर है, कैसे इमेजिंग होती है प्लेन मिरर में? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट तो कई सारे हैं, कोई सा भी रेज ऑफ लाइट हो सकता है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसा जा सकता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसा जा सकता है, लेकिन वंस दे रिफ्लेक्ट देन इट इज ऑलवेज द केस दैट दे विल रिफ्लेक्ट इन अ मैनर। तुम अगर लोकली हर जगह I इक्वल्स टू R लगा लो, तो तुम देखोगे कि सारे के सारे रेज ऑफ लाइट हमेशा इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो उसी एक सिंगुलर पॉइंट से आते हुए लगते हैं। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रे उठा रहे हो, दे विल ऑल सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, and that अच्छा, point is always right in front. So essentially the way our eyes work basically इस पे डिपेंडेंट है कि हमारी आंखें कैसे लोकेट करते हैं किसी चीज को। तो अगर तुम मिरर को छोड़ दो और तुम कंसिडर करो कि दुनिया में एक्चुअली कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो डिस्टेंस का जो अल्गोरिथम है, ऑप्टिकल अल्गोरिथम है, कि जो डिस्टेंस को कैसे बताता है कि दूर है कि पास है, अदर देन ऑफ कोर्स द साइज ऑफ द थिंग। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली साइज है, उससे भी हम जज करते हैं। वो एक और तरह की रीजनिंग है कि अगर मैं तुम्हारे सामने दो एरो बना दूं, अब दो एरो में तो ठीक है, चलो तुम फूल नहीं होगे इजीली क्योंकि छोटा एरो और बड़ा एरो हो ही सकता है, लेकिन अगर मैं एक बंदा बना दूं और एक बंदा ऐसे बना दूं, तो प्रॉब्ली तुम फूल हो सकते हो कि वो दूर खड़ा हुआ है। तो एक तो हमारा डिस्टेंस का परसेप्शन होता है साइज पे बेस्ड, लेकिन जो प्राइमरी तरीका है वो है एंगल बिटवीन द रेज ऑफ लाइट। तो मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट होती है उससे जो रेज आते हैं उनके बीच में स्मॉलर एंगल होती है, और जब भी पास होता है ऑब्जेक्ट तो जो रेज ऑफ लाइट आते हैं जो हमारे आंख पे दो सेम प्लेस पे पड़ते होंगे मान लो, उनके बीच में बिगर एंगल होती है। दिस इज अ बिगर एंगल फॉर अ क्लोजर ऑब्जेक्ट, द लाइट इज मोर डाइवर्जिंग, फॉर अ फर्दर ऑब्जेक्ट इट इज लेस डाइवर्जिंग। तो हमारा जो ऑप्टिकल मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्या करता है कि जो ये डाइवर्जेंस की एंगल है इसको वो कंप्यूट करता है, और फिर मतलब वो बेसिकली उसको मतलब नहीं है कि लाइट एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, उसको सिर्फ मतलब है लाइट उसका आंख पे पड़ कैसे रहा है। तो अगर लाइट उसका आंख पे ऐसे पड़ रहा है, मान लो, बस फाइनल में दिखा रहा हूँ, बस इतना काफी है उसके लिए, तो इसके बेसिस पे वो खुद ही जो है कैलकुलेट कर देता है कि भाई जहां पे जाके इनका पीछे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से आ रहा होगा। तो अल्गोरिथम तो सिर्फ इतना है कि भाई आंख पे रेज पड़ा
तो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है उसको बैक प्रोपेगेट करके पीछे वहां पे उसको लोकेट कर देता है। क्योंकि एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है, इसीलिए वो फूल हो जाता है, इसीलिए वो मिरर से फूल हो जाता है। क्योंकि जब तुम इधर से देख रहे हो इसको, तो एक तो ये है कि भाई जो लाइट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली निकल रही है वो तो तुम्हें मिल ही रही है, मतलब तुम्हें ये तो दिख ही रहा होगा सामने रखा हुआ। तो इसकी लाइट को जब तुम्हारा दिमाग पीछे बैक प्रोपेगेट करता है तो वो करेक्ट जगह पे आती है, तो वहां पे तुम्हें चीज दिखाई देती है, ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन जो रेज ऑफ लाइट इससे जाके मिरर को स्ट्राइक करके तुम्हारी आंखों में पड़ रहे हैं, अब ये वाले कंसिडर करो। अगेन वो एल्गोरिथम तो वैसे ही काम करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि लाइट का एक्चुअल सोर्स क्या है, इट जस्ट टेक्स द रेज ऑफ लाइट, सो इट जस्ट ओनली लुक्स एट कि अच्छा रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, तो वो वही चीज फिर से उस पर लगा देता है, उसको पीछे बैक प्रोपेगेट मार देता है, और जब उसको पीछे बैक प्रोपेगेट मारता है तो वो मिरर के पीछे एक पॉइंट उसको मिलता है, और वो वहां पे भी वो चीज क्रिएट कर देता है तुम्हारे लिए जो यहाँ पर है। सो इट्स ऑब्वियसली एन इल्यूजन, द इमेज इन द मिरर इज नॉट एन एक्चुअल थिंग, it is an illusion created by your brain, because the brain takes the rays of light and just takes them backwards, and wherever they intersect it shows you the thing there. So sometimes, or most of the times, it works like it is supposed to, it shows you the actual thing where it is, but also it can be fooled because it only takes the final rays and just does its thing, and then it can also feel like there is something there also. So an image is really an illusion created by your brain. लेकिन पॉइंट ये है कि चाहे तुम ये रे लो, ये रे लो, ये रे लो, ये रे लो, वो किसी एक रे से नहीं बनाता है इमेज, वो सब रेस के कलेक्टिव एंगल ऑफ डाइवर्जेंस को यूज करके पीछे जाता है। तो इट डज नॉट रियली मैटर which particular ray you are taking, all of them basically go back to the same point, and that point is always found by dropping a perpendicular from the object to the mirror and then going the same distance the other side, क्योंकि प्लेन मिरर में तुम्हें पता है कि सेम डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का होता है, तो वो परपेंडिकुलर पे ही आएगा हमेशा। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, अगर तुम्हें प्लेन मिरर में लोकेट करना है किसी चीज का इमेज, तो तुम उस चीज से मिरर पे परपेंडिकुलर डालो और फिर उसको ऐसे सोचो कि फोल्ड कर दिया है, इसके अबाउट, मिरर के अबाउट फोल्ड करके इधर मारा ऐसे, तो इमेज हो गया उसका। तो जो भी चीज इस साइड है उसको इधर फोल्ड कर दोगे। जैसे ये सिचुएशन है कि मान लो एक मिरर है इधर और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? क्या इसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी? रीजन सी में बनेगी। हो सकता है तुम लोग सोच रहे हो कि लाइट ऐसे आएगी तो वहां कहीं जा रही है, तो वो सब लॉजिक नहीं है। पहले तो इमेज बनाने का तरीका स्टैंडर्ड है, यू जस्ट एक्सटेंड द मिरर and perpendicular distance. ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड फोल्ड इट। ऐसा फोल्ड मार दो, जैसे मैं इस पेज को इस लाइन के अबाउट अगर फोल्ड कर दूंगा और मान लो कि इस पे बहुत सारा इंक लगा हुआ है, तो जैसे ही जाके वहां पे चिपकेगा तो जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली करेक्ट इमेज होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अब क्यों है यहाँ पर इमेज? मिरर तो यहाँ पर लोकेटेड है, तो इमेज वहां क्यों है? क्योंकि इमेज का मतलब ये होता है कि लाइट उससे गया फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो जब किसी ने देखा इधर से तो उसको लगा कि उधर से आ रहा है। इमेज का मीनिंग ये होता है। इमेज वो नहीं है कि लाइट जा रही है तो वहां पे इमेज है, वहां पे इमेज है। जब लाइट जा रही होती है और किसी का आंख में जाता है, तो जब वो देखता है उसको, तो उसको लगता है उधर से आ रहा है। दैट इज व्हाट द इमेज इज, एंड दैट विल ऑलवेज बी फाउंड बाय एक्सटेंडिंग द लाइन ऑफ द मिरर एंड फोल्डिंग दिस, एंड दिस विल हैपन टू एवरीथिंग वेदर और नॉट दैट थिंग इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे ये मिरर के सामने नहीं खड़ा है, ये तो बहुत दूर खड़ा है, लेकिन इसकी इमेज इधर बनेगी। इधर अगर पेड़ होता एक लगा हुआ तो इसकी इमेज यहाँ बन जाती। इधर अगर एक सांप होता तो इसकी इमेज, अगेन भाई फोल्ड करना है, लाइन के अबाउट फोल्ड मार दो पूरा 180 डिग्री, तो जैसे भी हो जाता है ये सांप बन जाता है। आई मीन ठीक है, उल्टा बन गया सांप का मुंह इधर होना चाहिए। सो प्लेन मिरर से जब भी तुम इमेज बनाओ, चाहे मिरर छोटा हो चाहे लंबा हो, द लॉजिक इज ऑलवेज यू एक्सटेंड द लाइन ऑफ द मिरर एंड यू जस्ट फोल्ड दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन टू दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और फिर जो भी उसका कॉपी आ जाएगा प्रिंट होके उधर, वो उसका इमेज। ये इशू सेपरेट होता है कि कौन उसको देख सकता है या नहीं देख सकता है ना? वो फील्ड ऑफ व्यू का प्रॉब्लम है कि क्या ये अपने आप को इस मिरर में देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा सर। लेकिन क्या स्नेक को देख पाएगा वो? ट्री को, स्नेक को देख पाएगा पॉसिबली, है ना? तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम ऐसे करते हैं
क्या हमने ये किया था लास्ट टाइम, वो आदमी को हाँ मिरर सर, वो में विंडो किया है field of view। फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, तो अब तुम इसको विंडो की तरह ट्रीट कर लो और वो वर्चुअल वर्ल्ड में और देखा। वर्चुअल वर्ल्ड में देख लो कि भाई कौन कौन दिख रहा है उसमें। तो जो जो दिखाई दे रहा होगा वो तुम्हें मिरर में दिख रहा होगा। वो एक सेपरेट इशू है कि कौन देख सकता है, लेकिन इमेज बनेगा कहाँ पर वो उससे इंडिपेंडेंट है। हर किसी का इमेज, एवरी मिरर, every plane mirror partitions the world into two halves, and you can simply fold the real world onto a virtual world and then form and automatically form. In fact ये generalizable है, अगर तुम थोड़ा सा अपना imagination को stretch करो यहाँ पे, तो ये सोचो कि मानो convex mirror है, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं उसको, लेकिन just to take this idea to its natural end point, कि ये बंदा खड़ा है, पेड़ लगा हुआ है, सांप है, तो ये भी मिरर है, जैसे ये मिरर है, मिरर का काम ही है चीजों को उधर फोल्ड करना, तो ये मिरर भी दुनिया को उधर फोल्ड करता होगा। लेकिन क्योंकि इस मिरर में कर्वेचर है उस तरफ, तो इसका जो फोल्डिंग है वो सिंपली वन ऑन वन फोल्डिंग नहीं, इट डज नॉट सिंपली टेक द वर्ल्ड एंड फोल्ड इट देयर, एज इट इज फोल्डिंग द वर्ल्ड देयर, इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ स्मॉलर वर्ल्ड, मिनिमाइजेस द वर्ल्ड सो दैट द होल वर्ल्ड, तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि बंदा यहाँ हो जाएगा छोटू सा, सांप यहाँ हो Yes, जाएगा sir. छोटू सा, पेड़ यहाँ हो जाएगा छोटू सा, ये बात समझ रहे हो? यस सर। ये अभी देखो Sir, can you एक्सप्लेनेशन, explain again? हाँ इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये तो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, लेकिन आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ गोइंग बाय फीलिंग, इंट्यूशन से तुम सोचो कि मिरर में जब कर्वेचर है, या तुम ऐसे सोचो कि प्लेन मिरर था और बंदा खड़ा हुआ था, तो उसका इमेज बना हुआ था। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इफ इन रियल टाइम यू कर्व दिस मिरर लाइक दिस? व्हाट शुड हैपन टू दिस? सर ये छोटा हो गया है। छोटा भी हो जाएगा और मिरर के पास भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्केल डाउन हो जाएगा। ये फैक्ट भी स्केल डाउन हो जाएगा कि तुम जितना दूर होते हो मिरर से, तुम्हारा इमेज उतना दूर होता है, ये भी स्केल डाउन हो जाएगा। जैसे तुम मिरर को कर्वेचर लाओगे तो ये बंदा पास भी आ जाएगा, ये डिस्टेंसेस भी स्केल डाउन हो जाएंगे, सब कुछ स्केल डाउन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और वाइसी वर्सा, अगर तुम इसको ऐसे कर्व कर दोगे तो ये ऐसे करके स्केल अप हो जाएगा। ये तुम लोग समझ पा रहे हो? प्लेन मिरर में वन ऑन वन Yes. कॉपी, प्लेन मिरर में वन ऑन वन कॉपी है, कॉन्वेक्स मिरर में सब ऐसे ऐसे सब स्केल डाउन हो जाएगा, और कॉनकेव मिरर में सब इधर का पूरा दुनिया ऐसे ऐसे स्केल अप हो जाएगा। इट्स लाइक सेइंग, अगर अगर अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ है तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है दुनिया का, तो अगर मान लो कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम कैसे बनाते हो? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, ग्रिड जैसा होता है वो बेसिकली, कि भाई वाई में लाइंस हैं और एक्स में लाइंस हैं, तो प्लेन मिरर के पीछे भी वैसा ही दुनिया है, क्योंकि वो हर चीज़ का कॉपी बनाता है ऐसे करके। ये प्लेन मिरर है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको तुम इमेज कर रहे हो, तो मैं उसको मान रहा हूँ कि पिक्सेल्स हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक एल शेप है, तो बेसिकली ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है और ये डार्क है, ये एल शेप है। तो इसकी इमेजिंग जो है बिल्कुल उसी सेंस में हो जाएगी कि दो तीन डब्बे छोड़ के यहाँ पर ऐसे 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 वन ऑन वन रिप्रोडक्शन, इस डब्बे का ये, इस डब्बे का वो। अब तुम सोचो कि तुम मिरर में कर्वेचर लाते हो, ठीक है, ऐसा करके कर्वेचर लाते हो, राइट? तो ये जो पीछे का ग्रिड है ये भी ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी इफ यू मेक इट लाइक दिस, देन यू काइंड ऑफ फील लाइक दिस ग्रिड शुड डिस्टॉर्ट इन दिस मैनर। समझ रहे हो क्यों? Yes, sir. यस सर। है ना, Yes, ऐसा हो sir. जाएगा। तो तुम्हारा इधर जो एल टाइप शेप था उसके साथ इस टाइप से कुछ हो जाएगा, मतलब ठीक है हम बाद में डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिटेल में, बट इट शुड become smaller and become closer and all. While if you curve this way, then that grid will sort of become bigger एक्सपैंड होगा। and your L should become taller and sort of distorted like that, right? तो उस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, बट ये इंट्यूशन के लिए सिर्फ बात है, अभी यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है कि भाई कैसे होगा डिस्टॉर्ट वगैरह, वो सब जाने दे रहे हैं। पॉइंट इज दैट ऑल मिरर्स डू द सेम थिंग, they basically create a copy of the world on the other side, but if it's curvature also, if there's curvature also, then the copy will get distorted. प्लेन मिरर में क्योंकि कर्वेचर नहीं है तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बिल्कुल वन ऑन वन कॉपी वो उसका रिप्रोड्यूस कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हर मिरर में, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, ये जरूर हो रहा है कि बैक टू फ्रंट इन्वर्जन हो गया है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि एल का जो फुट है
तीनों ही केसेस में वो एक्चुअल एल का फुट से ऑपोजिट पॉइंट कर रहा है, राइट? ऐसा कभी नहीं होगा Yes, किसी भी sir. मिरर में. देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन एनी मिरर ऑफ एनी शेप दैट एन एल इज इमेज लाइक दिस. दिस इज इनकरेक्ट. नो रिफ्लेक्शन वर्क्स इन दिस मैनर. ये भले ही हो जाए कि छोटा एल बन जाए, ये हो जाए कि बड़ा एल बन जाए, ये हो जाए कि उल्टा एल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसा वो ओरिएंटेड है वैसा ही वो उधर बन जाए, क्योंकि ये तो मीनिंगलेस बात है. रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि ऐसा चीज जो है वो ऐसा हो जाना चाहिए, चाहे फिर मिरर प्लेन हो, चाहे वो ऐसे कर्व हो, चाहे वो वैसे कर्व हो. जो चीज ऐसा पॉइंटिंग है वो चीज ऐसा पॉइंटिंग हो ही जाएगा इमेज. ठीक है, ऑलराइट. अब तो ये हो गया, और आई होप ये भी क्लियर हो गया कि नंबर. इसमें मैं एक चीज ये बता रहा था कि ये जो एग्जाम्पल था इसका फील्ड ऑफ व्यू से भी कनेक्शन है और मल्टीपल इमेजेस से भी कनेक्शन है. तो क्विकली इसको देख लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट ओ इधर है और ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, तो तुमने क्या किया, पहले इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये तुम्हारा इमेज 2 बन गया. इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये इमेज 1 बन गया, और फिर इससे इस पे भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं करेक्ट साइड से, तो ये इमेज I12 बन गया. तो 3 इमेज इन टोटल बन गए तुम्हारे पास. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन ये है कि इनको कहां से देखा जा सकता है, व्हाट इज द रीजन एज एन ऑब्जर्वर. वो तो ऑब्जेक्ट है, उसको जाने दो, वो नहीं देख रहा है, वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्लास्टिक का बॉल रखा हुआ है. अब मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ इस पूरे रीजन में. तो क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ पे खड़ा रहूं, कौन सा रीजन है जहां से खड़े रह के मेरे को I12 दिखता होगा. आई विल शेड 2 रीजन्स फॉर यू. तुम लोग मेरे को बताओ विच ऑफ देम इज द करेक्ट रीजन I12 देखने के लिए. मतलब I12 का फील्ड ऑफ व्यू मैं बना रहा हूँ, तुम बताओ कि कौन सा करेक्ट फील्ड ऑफ व्यू है. तो एक तो ये फील्ड ऑफ व्यू है जो मैं उसका मिरर 2 में से बना रहा हूँ, यानी जो रेड शेडेड रीजन है. और एक फील्ड ऑफ व्यू है जो मैं दूसरे मिरर I1 में से मिरर 1 में से बना रहा हूँ, I12 का, जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, जो ऐसे शेडेड है. तो I12 को देखने के लिए तुम लोग आंसर अपना चैट पे लिखना मुझे, और थोड़ा सोच के लिखना, एंड सेंड योर चैट टू को होस्ट कि इज ग्रीन द करेक्ट रीजन, इज रेड द करेक्ट रीजन, आर बोथ द करेक्ट रीजन, और इज नीदर द करेक्ट रीजन. ठीक है, कैरव करेक्ट आंसर है. रेहान गलत है, दिव्यांश गलत है, गौरव गलत है, आगम गलत है, साम्या गलत है, वरुण गलत है, हुसैन गलत है, गोपाल गलत है, निशित गलत है, अनुकूल गलत है, आदित्य गलत है, आर्यमान गलत है, आगम गलत है, गोपाल करेक्ट है, कुशाग्र गलत है, आगम करेक्ट है, सुशांत आर यू टॉकिंग ऑफ द मिरर, रेड और ग्रीन में बता दो. आदित्य गलत है, वरुण गलत है, सुशांत गलत है, साम्या गलत है, राधा मयूरी गलत है, खुशी जैन गलत है, ध्रुविल गलत है. सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग ग्रीन, some of you are saying both, a few of you are saying neither, and very few of you are saying red, and actually red is the correct answer. Red जो रीजन है, इस रीजन में खड़े होने से I12 दिखता होगा. वो इसलिए है कि if I say I12 is the image formed, I12 क्या है, I12 I1 का इमेज है, I1 O का इमेज है, I1 जो है O का इमेज है मिरर 1 में, I12 I1 का इमेज है मिरर 2 में, तभी इसका लास्ट सबस्क्रिप्ट 2 है. बेसिकली ऑर्डर ऑफ सबस्क्रिप्ट बताता है कि लास्ट रिफ्लेक्शन कौन से मिरर से हुई है. तो क्योंकि I12 is actually an image formed in the mirror 2, therefore it can only be seen in mirror 2. इसके लिए जो खिड़की है, विंडो है, वो मिरर 2 है.
इट डज नॉट मैटर कि तुम एक फील्ड ऑफ व्यू ऐसे भी बना सकते हो मिरर वन में से, उससे फर्क नहीं पड़ता है. जस्ट बिकॉज यू कैन मेक टू स्ट्रेट लाइंस गोइंग थ्रू दिस मिरर डज नॉट मीन कि ये करेक्ट फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा. ये तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा. हर इमेज हर मिरर में से नहीं दिखती है. कोई भी इमेज उसी मिरर में देखी जा सकती है जिसमें उसका लास्ट रिफ्लेक्शन हुआ है. क्योंकि देखो I12 बनने के लिए लाइट कैसे जाता है? पहले लाइट, कुछ लाइट तो मिरर वन को स्ट्राइक करके फिर किसी को स्ट्राइक नहीं करता है. जैसे ये लाइट है तो ये चला गया उधर, तो ये लाइट जो है पीछे यहां से आता हुआ लगता होगा, विच इज वॉट I1 मीन्स. यानी कोई इस लाइट को यूज करके देखेगा तो उसको सीधे I1 दिखेगा. तो I1 देखने के लिए वो कौन से मिरर में देख रहा है? मिरर वन में देख रहा है. सिमिलरली कुछ लाइट इधर स्ट्राइक करता होगा और सीधे ऐसे चला जाता होगा इधर. तो जो इधर देखता होगा ऐसे मिरर टू में, उसको लगता होगा यहां से आ रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ I2. इट इज द डायरेक्ट इमेज इन मिरर टू. I12 कौन सा इमेज है? I12 वो इमेज है जो उस लाइट से बनता है जो पहले मिरर टू को स्ट्राइक करती है, तो वो लगती है I1 से आ रही है, लेकिन उसके बाद जाके वो मिरर टू को भी स्ट्राइक करती है, और फिर जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो लगता है कि I12 से आ रही है. थोड़े ज्यादा लाइंस हो गए यहाँ पे, बट क्या तुम लोग क्लियरली देख पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? Yes, sir. तो जो इधर से देखेगा इस लाइट को, उसको लगेगा कि ये इधर से आ रही होगी, और ये लाइट को देखने के लिए तुम्हें इस सेक्टर में होना होगा, क्योंकि I12 का मतलब ही है कि पहले मिरर वन से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर मिरर टू से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर लाइट जा रही है. तो ये लाइट केवल इसी सेक्टर में पाया जा सकता है. बेसिकली I12, अगर तुम वो विंडो वाला लॉजिक यूज करो कि ये खिड़की है जिसमें से हम देखते हैं और ये खिड़की है जिसमें से हम देखते हैं, तो बेसिकली I12 इसी खिड़की में से देखा जा सकता है. अगर तुम इधर से देख रहे होगे तो तुम्हें I12 दिख रहा होगा और I2 भी दिख रहा होगा. लेकिन जब तुम इधर चले जाओगे, जैसे ही तुम ये लाइन क्रॉस कर लोगे, तो अब तुम इस विंडो, अगर तुम अब इसमें देखोगे वापस टू में, तो तुम्हें I2 दिखता होगा, लेकिन अब तुम इधर चले गए हो तो तुम्हें I12 नहीं दिखता होगा इसमें. और इसमें तो दिखता ही नहीं है. इवन तो तुम कह सकते हो कि मैं तो करेक्ट जगह खड़ा हूँ, ये विंडो है और मेरे को दिखना चाहिए. ये विंडो वाला जो लॉजिक है मिरर्स पे जब हम लगा रहे हैं कि खिड़की की तरह मान के देखो उसमें से, तो वो एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड के जैसा नहीं है. उसमें रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा डिफरेंस है. वो ये है कि अगर तुम मान लो जैसे एक रूम में हो, लिविंग रूम है तुम्हारा, ठीक है, जैसा वो उन लोग का नहीं होता है सब कनाडा वनाडा में, अलास्का में, दे हैव लाइक अ कैबिन इन द स्नो. तो वो हेक्सागोनल सा उनका एक वो होता है लिविंग रूम टाइप, जिसमें यहाँ पे भी बड़ा सा ग्लास विंडो है, यहाँ पे भी ग्लास विंडो है. ठीक है, बाहर कोई मान लो वो खड़ा हुआ है, रेनडियर खड़ा हुआ है, अचानक से आ गया. तो क्योंकि बाहर की रियलिटी एक्चुअल रियलिटी है, इसलिए अगर तुम यहाँ से देखते हो तो भी तुम्हें रेनडियर दिखता है, मे बी एट अ डिफरेंट एंगल. थोड़ा सा चल के जब तुम इस खिड़की में से देखते हो तो भी तुम्हें वही रेनडियर दिखता है विद अ डिफरेंट, मे बी अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट एंगल. क्योंकि रेनडियर तो एक्चुअल है, वो कोई इल्यूजन थोड़ी है, वो एक्चुअल बाहर खड़ा हुआ है. तुम किसी भी खिड़की में से देखो, अगर दिख सकता है ऑब्वियसली. अब इस खिड़की में से कैसे दिखेगा बिना गर्दन निकाले बाहर, बट अगर खिड़की में से डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में आता है तो वही चीज दिखाई देगा तुम्हें. यानी इस खिड़की में से भी दिखता है, इस खिड़की में से भी दिखता है. लेकिन ये खिड़की वाला लॉजिक जब हम मिरर्स पे लगाते हैं तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है वो लॉजिक, क्योंकि ये जो चीजें हैं जिनको तुम देख रहे हो ये एक्चुअल थिंग्स नहीं है, ये एक्चुअली इल्यूजन्स हैं, और इनकी रियलिटी उसी मिरर में है जिससे ये इमेज बनी है. इफ यू ट्राई टू लुक एट I2 थ्रू मिरर वन, इफ यू थिंक ये तो खिड़की है, ये भी खिड़की है और ये एक चीज है यहाँ पर, तो मैं इसको इधर से क्यों नहीं देख सकता ये वाला खिड़की में से, जस्ट लाइक मैं रेनडियर को देख पा रहा हूँ इस खिड़की में से. क्योंकि I2 का कोई मतलब ही नहीं है मिरर वन में देखने से. तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा नहीं, तुम्हें ये भी नहीं दिखेगा. इन दोनों का कोई मतलब नहीं है मिरर वन के लिए. जब तुम इधर से देखोगे तो अलग दुनिया दिखेगी जिसमें I1 एग्जिस्ट करता होगा, और जब तुम इधर से आके इस विंडो के थ्रू देखोगे तो अलग दुनिया दिखेगी जिसमें I12 और I2 देखते होंगे. तुम लोग समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर? तो पॉइंट ये है इन शॉर्ट दैट अगर मल्टीपल मिरर्स हैं और क्वेश्चन ये है कि कौन सा इमेज कहाँ से दिख सकता है, तो ये ध्यान रखो कि जो मिरर से लास्ट रिफ्लेक्शन हुई होती है उस इमेज के बनने में, जैसे I12 को बनाने के लिए पहले ये फिर ऐसा गया,
तो I12 को देखने के लिए मिरर 2 ही यूजफुल है। मिरर 2 में से ही उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वही उसका करेक्ट फील्ड ऑफ व्यू है। मिरर 1 में से तुम I12 या I2 को नहीं देख सकते, I1 को देख सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको ये चीज। यस सर। ओके, अब जो है हम आ जाते हैं, प्लेन मिरर का हो गया, फील्ड ऑफ व्यू, नंबर ऑफ इमेजेस, रोटेशन हो गया। तो अब लास्ट टॉपिक ऑफ प्लेन मिरर पे आ जाते हैं, विच इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस केस में हमें कैसे इमेज का वेलोसिटी मिल सकता है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये केस है कि मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मान लो कि ये जो है बंदा भाग रहा है उसकी तरफ एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मिरर रेस्ट पर है, तो इसकी इमेज का कितना स्पीड होगा? 5 मीटर्स पर -5 वो भी दौड़ रहा होगा इसकी तरफ, उल्टा तो हो ही जाएगा। और ऐसा करके 5। तो तुमने क्या किया, वेलोसिटी वेक्टर को सिंपली उल्टा कर। ठीक है, वही लॉजिक है जो पीछे मैं बोल रहा था, प्लेन मिरर में सब कुछ फ्लिप हो जाता है तो वेलोसिटी वेक्टर भी फ्लिप हो गया ऐसे करके, तो करेक्ट है। लेकिन अगर अब मैं ये एग्जांपल लूं कि ये बंदा दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे, लेकिन ये मिरर जो है इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। मिरर मान लो किसी ट्रॉली पे रखा है या ट्रक पे रखा है, तो मिरर भी जा रही है उस तरफ 3 मीटर पर सेकंड से, और बंदा उसकी तरफ दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी जो इमेज है, क्या मैं उसके लिए कह सकता हूँ कि वो 5 से जा रही होगी? नहीं सर, No, sir. रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब कुछ तो इसमें करना पड़ेगा और जुगाड़। तो अब ये करने के लिए हमें क्या करना है? रिलेटिव वेलोसिटी कॉमन पॉइंट को रेस्ट पे रिलेटिवली करना पड़ेगा। पहले हमें मिरर को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉजिक है जिसमें तुम डायरेक्टली फ्लिप कर देते हो, ये लॉजिक तभी वैलिड होता है जब तुम मिरर के फ्रेम में होते हो। मिरर के फ्रेम में मतलब मिरर शुड बी एट रेस्ट, सो यू आर ऑल्सो इन द फ्रेम ऑफ द मिरर। तो मिरर को क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मिरर को, ये तो तुम्हें पता ही ना कि हर कोई अपने आप को मानता है कि वो रेस्ट पर है, राइट? हर कोई अपने फ्रेम में Yes, रेस्ट sir. पर होता है। Yes. अगेन कीपिंग इन माइंड कि हम जो सारी रीजनिंग करते हैं रिलेटिव मोशन की फिजिक्स में, वो धरती पे नहीं हो रही होती है। इट इज नॉट लाइक समबडी इज रनिंग, if I'm running towards you at 5 and you are running towards me at 5, then of course it is true that relative to me you are approaching me at 10, है ना? मैं भी 5 से भाग रहा हूँ, तुम मेरी तरफ 5 से भाग रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि तुम 10 से मेरी तरफ आ रहे हो। लेकिन क्योंकि अर्थ पे भाग रहे हैं तो मैं भाग रहा हूँ तो मेरे को पसीने निकल रहे हैं और मैं दौड़ रहा हूँ ऑब्वियसली, तो आई कांट ऑल्सो क्लेम कि नहीं मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तुम ही मेरी तरफ 10 से आ रहे हो, राइट? क्योंकि तुम दूसरी तरह की रीजनिंग यूज कर रहे हो, नॉन फिजिकल, तुम सोशोलॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहे हो कि तुम्हें पसीने निकल रहे हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं वो पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम रेस्ट पर नहीं हो सकते क्योंकि पेड़ तो नहीं जाते हैं पीछे। लेकिन ये सारी जो डिस्कशन हो रही होती है जब फिजिक्स में हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो ये धरती पे नहीं हो रही होती है और तुम्हें एक क्लूज नहीं अवेलेबल होते हैं कि पेड़ है और बिल्डिंग है, तो तुम एकदम आउटर स्पेस में होते हो, कोई स्टार नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अब अगर तुम आउटर स्पेस में हो और ऑब्वियसली फिर दौड़ भी नहीं रहे हो तुम, क्योंकि कोई फ्लोर भी नहीं है, तो तुम सीधे ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर तुम आउटर स्पेस में हो और तुम ड्रिफ्ट कर रहे हो तो तुम ये बता नहीं सकते हो कि तुम ड्रिफ्ट कर रहे हो या तुम नहीं ड्रिफ्ट कर रहे हो। पहली चीज तो ये होती है, इसीलिए बोलते हैं कि मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है। मतलब अगर तुम बैठे हुए हो और समहाउ तुमने कोई जेट पैक चला रखा है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम बहुत स्पीड से भी जा रहे हो, 10,000 मीटर पर सेकंड से भी तुम जा रहे हो, लेकिन कोई हवा नहीं है आसपास, क्योंकि हवा के थ्रू जाओगे तो ऑब्वियसली बाल बाल उड़ेंगे, तुम्हारे कपड़े वपड़े फट जाएंगे इतना स्पीड से जाओगे तो वो सब तो फिर रीजनिंग से पता चल जाएगा कि भाई हम जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई हवा नहीं है, वैक्यूम है पूरा, तो नो मैटर हाउ फास्ट यू आर गोइंग, यू कांट रियली टेल दैट यू आर गोइंग, एंड somebody might be at rest, but to you it will feel like they zipped past you at 10,000 मीटर पर सेकंड। इस सेंस में मोशन रिलेटिव होता है, कोई बता नहीं सकता कि कौन मूव कर रहा है। तो अब हर किसी को लग रहा होता है कि वो रेस्ट पर है, इसको ये लगेगा कि तुम जिप करके गए उसके बाजू से, इसको अपना तो कुछ लगेगा नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। सिमिलरली मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम पहला एग्जांपल ले लो, तो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर को लग रहा है कि वो 5 से आ रहा है उसकी तरफ, तो मिरर बोलेगा अच्छा ठीक है, somebody is approaching me at 5, तो पीछे से मैं इमेज बनाता हूँ at 5। इस केस में तुम्हें अब रिलेटिवली देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे,
कि पहले इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू द मिरर फ्रेम। अब मिरर फ्रेम में जाने के लिए क्या करना है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है रिलेटिव वेलोसिटी कैसे करते हैं, लेकिन मैं उसका एक तुम्हें क्विक क्विक तरीका बता रहा हूँ कि जिसके भी फ्रेम में जाना चाहते हो उसका वेलोसिटी वेक्टर पकड़ो, उसको उल्टा करो और पूरे सिचुएशन पे सब जगह चिपका दो। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम गाड़ी में बैठे हो और ड्राइव करते हुए जा रहे हो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो गाड़ी चल रहा है तुम्हारा, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं इधर, रोड है, तो अगर तुम मान लो तुम 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे फ्रेम में दुनिया कैसी दिख रही है, लाइक आई रियली वांट टू इमोशनली फील हाउ यू आर फीलिंग, राइट, कि कैसा लग रहा होगा इसको देख के, यानी उसके फ्रेम में कैसा दिख रहा है। तो लॉजिक ये है कि तुम और इसके, मान लो गाड़ी के डैशबोर्ड पे कॉफी का कप रखा है, वो भी 80 kph पे जा रहा है, गाड़ी के अंदर सारा सामान, इसका बैग रखा है पीछे, वो भी 80 kph पे। अब अगर तुम देखना चाहते हो कि इस बंदे को कैसा दिख रहा होगा, यानी इसके फ्रेम में से दुनिया कैसी दिखती है, तो इसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसको पकड़ो, उल्टा करो और सब पे चिपका दो। तो जब तुम इसको वेलोसिटी उल्टा करके सब पे चिपकाओगे, तो इस पे चिपकाओगे तो जीरो हो जाएगा, कप पे चिपकाओगे जीरो हो जाएगा, बैग पे चिपकाओगे जीरो हो जाएगा, लेकिन पेड़ों पे उल्टा उल्टा 80 लग जाएगा। आई नो दिस इज वेरी बेसिक एंड ट्रिवियल, बट इट गिव्स यू अ डायरेक्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि फ्रेम में कैसे जाते हैं। अब जो सिचुएशन है वो उसके फ्रेम से है, ये भी रेस्ट पर है, कॉफी कप भी रेस्ट पर है, क्योंकि ये 2 घंटे गाड़ी चलाता है, कॉफी कप वहीं रखा रहता है इसके सामने 2 फुट आगे, बैग भी इसके पीछे रखा रहता है 1 फुट पीछे हमेशा, तो बैग भी रेस्ट पर है इसके फ्रेम में, लेकिन सारे पेड़ जो है पीछे भाग रहे हैं 80 का स्पीड से। तो सिमिलरली अगर मुझे इधर मिरर फ्रेम में जाना है तो मैं क्या करूंगा, मिरर का वेलोसिटी पकड़ूंगा, उल्टा करके सब पे चिपका दूंगा, सब पे मतलब ऑब्जेक्ट पे, मिरर पे, वॉट। और मान लो कि इस सिचुएशन में ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर भी है, ए तो हमारा मेन सब्जेक्ट है स्टोरी का, और ए प्राइम उसका इमेज होगा, और बी जो है ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो जब मिरर फ्रेम में जाएंगे तो ये 3 को उल्टा करके जब सब पे चिपका देंगे, तो मिरर पे जब 3 चिपका देंगे तो मिरर रेस्ट पर आ गया। Yes. जो तुम्हारा मेन बंदा दौड़ रहा है ए, उस पे 5 पे 3 चिपका तो 8 हो गया, 8। Yes, sir. और जो ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा है बी, उस पे 3 चिपका है तो वो 3 से इधर जाने लग गया। ये हो गया सिचुएशन मिरर फ्रेम, यानी मिरर को कैसा दिख रहा है, मिरर को दिख रहा है ये 8 से आ रहा है, मेरे को दिख रहा है 3 से जा रहा है। अब क्योंकि तुम मिरर फ्रेम में हो तो अब तुम कॉपी पेस्ट मार सकते हो ये वाला चीज, मतलब मिरर रेस्ट पर आ गई है तो यू कैन जस्ट फोल्ड इट ओवर। तो देन तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, इसका इमेज जो है वो 8 से इधर भाग रहा होगा इस तरह। अभी भी फाइनल सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि अगर तुमसे पूछ रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो अब क्या आंसर है उसका? 11, क्योंकि तुम फिर से ग्राउंड फ्रेम में आने के लिए क्या करोगे, जो तुमने ऑपरेशन किया 3 उसको वापस रिवर्स कर दो। तो अगर तुम 3 को वापस उल्टा 3 चिपका दोगे टू गो इनटू द ग्राउंड फ्रेम, तो ये रेस्ट पर आ जाएगा। इस पे उल्टा 3 चिपका दोगे तो ये 5 पे आ जाएगा, और इस पे एक और 3 चिपका दोगे 11। तो 11 पे आ जाएगा, मिरर पे 3 आ 11. जाएगा। तो ये वही सिचुएशन हो गई, और तुम्हें फाइनली अब दिख रहा है कि भाई बी को दिख रहा है कि ये जो है 11 से लेफ्ट भाग रहा है। ठीक है, तो इफ द मिरर इज इन मोशन यू फर्स्ट गो इन द मिरर फ्रेम, then whatever velocity you see you reverse it and then you can go into any other frame you want, right? इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सॉल्व करके बताओ कि ये बंदा है दौड़ रहा है, मान लो 3 मीटर पर सेकंड पे, सामने प्लेन मिरर है, ये ए है और ये ग्राउंड फ्रेम भी है रेस्ट पर, और मिरर जो है उस तरफ जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ए एज सीन बाय ए बी। 2 पार्ट हैं इसके, जब आंसर लिखोगे तो लिख देना आगे कि किसका बता रहे हो, ए का या बी का।
नहीं, ध्रुव करेक्ट नहीं है, गौरव करेक्ट नहीं है, आदित्य करेक्ट नहीं है, प्रणय करेक्ट नहीं है, आदित्य अनंत करेक्ट नहीं है, गोपाल करेक्ट है। बी का आंसर मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। सर बी ग्राउंड पे रेस्ट पे है ना? हाँ, हाँ। साम्यक ए गलत है, आर्यमान ए गलत है, वरुण ए गलत है। वरुण अग्रवाल गलत है, कैरव करेक्ट है, दोनों आंसर। पलाश ए गलत है, बी करेक्ट है। सिद्धार्थ किनी दोनों करेक्ट है। ध्रुव ए करेक्ट है, निश्चित दोनों गलत है। आदित्य बी करेक्ट है, ए गलत है, आदित्य प्रचंड। माहिका ए करेक्ट है। साम्यक ए गलत है, बी गलत है, लेकिन बी का आंसर वो है जो ए का होना चाहिए, जिसने पहले लिखा था। नचिकेत ए गलत है, ध्रुविल गलत है, ए। माहिका बी गलत है। आगम दोनों करेक्ट है। दिव्यांश दोनों गलत है। सुजल बी करेक्ट है, ए गलत है। वरुण बी करेक्ट है, ए गलत है। स्वरा दोनों गलत है। आदित्य प्रचंड बी करेक्ट है, ए गलत है। माहिका बी करेक्ट है। प्रणय के ए गलत है। ध्रुव ए करेक्ट है, बी गलत है। निशित करेक्ट है, दोनों आंसर। कार्तिक ए गलत है। गौरव ए गलत है। श्लोक दोनों करेक्ट है। साम्यक ए गलत है। सुजल बी करेक्ट है, ए गलत है। नचिकेत ए गलत है। हर्षवर्धन बी करेक्ट है, ए गलत है। ध्रुविल किसका आंसर है? ए पार्ट का आंसर है, हाँ सर। करेक्ट है। प्रेक्षा दोनों करेक्ट है। Sir, I have to send the answer. हाँ भेजो। प्रथम ए गलत है। प्रथम मिश्रा, अच्छा डिफरेंट प्रथम। प्रथम मिश्रा बी नहीं, दोनों गलत है। आदित्य अनंत ए करेक्ट है। आदित्य प्रचंड ए करेक्ट है। ध्रुविल बी का आंसर है, ए गलत है। बी गलत है। सुजल ए करेक्ट है। वरुण अग्रवाल दोनों करेक्ट है। अनुकूल बी गलत है। ध्रुविल गलत है। ऋषिका बी गलत, बी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, ए गलत है। हर्षवर्धन बी करेक्ट है, ए गलत है। सॉल्व कर दूं मैं अभी? ठीक है, जिन लोगों का करेक्ट आ गया है दोनों, वो एक और क्वेश्चन कर लो, सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड बट डिफरेंट इन क्वेश्चन। कि भाई एक नहीं रुक जाओ, एक चीज मेरे को पहले बोलना पड़ेगा।
ये बताओ, मीनवाइल जो सॉल्व कर रहे हैं कर लो, बट दिस इज अ माइनर इशू। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया इसमें, उसमें सारा मोशन जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर हो रहा है, राइट? मिरर ऐसे है, मिरर का प्लेन ऐसे है, तो मिरर खुद ऐसे मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, एंड पीपल आर आल्सो मूविंग परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, टू द मिरर। बट व्हाट इफ समबडी इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है, मान लो 3 से जा रहा है, तो इसका जो इमेज है उसका वेलोसिटी क्या होगा? 3 होगा। हाँ, तो सिंपल है। अगर ये मिरर दूसरी डायरेक्शन में 5 से जा रहा है तो क्या ये चेंज हो जाएगा? No, sir. Yes. नहीं, Will not change. करेक्ट। इधर की डायरेक्शन में तुम ये नहीं करोगे कि अच्छा मिरर के रिलेटिव तो ये 8 से जा रहा होगा, तो 8 से जा रहा होगा। मतलब ठीक है, वो अलग बात है कि मिरर के फ्रेम में इनको लग रहा होगा दोनों 8 से जा रहे हैं, बट एब्सोल्यूट सेंस में मिरर के पैरेलल जो मोशन होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती है। मिरर के परपेंडिकुलर मोशन से इफेक्ट आता है, लेकिन मिरर के पैरेलल मोशन से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये बात समझ रहे हो सारे लोग? यस सर। सर तो अगर वो बंदा 3 से ऊपर जा रहा है और मिरर लेफ्ट में 5 से आ रहा है तो फिर क्या चेंज होगा? हाँ, अगर अगर वो 3 से ऊपर जा रहा है और मिरर ऐसे मूव कर रही है, तो दोनों दोनों डायमेंशन को इंडिपेंडेंट करो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो। पहले वाई एक्सेस छोड़ दो, तो तुम्हारे पास केवल एक्स का प्रॉब्लम है कि बंदा रेस्ट पे और मिरर 5 से आ रही है, तो मिरर फ्रेम में मिरर रेस्ट पर है, बंदा 5 से आ रहा है, तो उसकी इमेज पीछे से 5 से आ रही है। और फिर वाई एक्सेस में बंदा 3 से ऊपर जा रहा है, तो इमेज भी 3 से ऊपर जा रही है, तो टोटल में 3 से ऊपर और 5 से ऐसे जा रही है अच्छा ठीक है इन द मिरर फ्रेम। तो डीकपल कर लेना चाहिए हमेशा, 2 डायमेंशनल मोशन को हमेशा डीकपल करके 2 1 डायमेंशनल मोशन कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिरर के पैरेलल में मोशन है वो बेसिकली कुछ अफेक्ट नहीं होता उसमें मिरर के होने के कारण या मिरर के चलने के कारण। बेसिकली अगर तुम मान लो एक जेट पैक पे बैठ के बहुत हाई स्पीड पे जा रहे हो, कितना भी हाई स्पीड पे तुम जा रहे होगे अलोंग अ लॉन्ग मिरर, ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली लंबा मिरर है यूनिवर्स में कोई, तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो इमेज रहेगा वो हमेशा तुम्हारे बाजू में रहेगा। मतलब तुम कितना भी स्पीड से चले जाओ, स्पीड ऑफ लाइट का हाफ से भी चले जाओ, तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट का हाफ से जा रहा होगा। और अगर मिरर भी स्पीड ऑफ लाइट का हाफ से इधर जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड योर इमेज राइट नेक्स्ट टू यू, देयर इज नो इफेक्ट। ये अलग बात है कि अगर तुम मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हो, तो ऑफ कोर्स फिर वो भी मूव करता है और फिर उससे जो है वेलोसिटी वेक्टर एडिशन टाइप होने लगता है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए रिलेटिवली कुछ क्रिएट होता है इफेक्ट। लेकिन मिरर के अलोंग जो है हमेशा दोनों का वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए रिलेटिवली स्पीकिंग कोई वेलोसिटी नहीं होती। मतलब तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारी इमेज जो है तुम्हारे सामने है एज फार एज दिस इज कंसर्न, दिस डायरेक्शन। अगर तुम ऐसे चलने लगते हो तो इमेज दूर जाने लगती है, तो वो छोटी बड़ी होने लगेगी, तुम्हें पता चलेगा दूर जा रहा है पास आ रहा है। लेकिन ऐसे वाला मोशन जो है बेसिकली अनडिटेक्टेबल है। ये बात समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ए और बी दोनों के रिलेटिव हमको निकालना है। पहले मिरर फ्रेम में आ जाओ। मिरर फ्रेम में आने के लिए तुम क्या करोगे, 6 उल्टा चिपकाओगे। तो इस पे जब तुम उल्टा 6 चिपका दोगे तो इसका फाइनल आउटकम 3 इधर हो जाएगा, और जो तुम्हारा ऑब्जर्वर बी है उस पे एक 6 चिपक जाएगा इधर की तरफ। अब तुम मिरर फ्रेम में आ गए, तो मिरर फ्रेम में सिंपली जो है कॉपी पेस्ट करना है उल्टा करके, तो ये 3 से इधर जा रहा होगा ए प्राइम इमेज। तो अब ए का स्पीड है 3 उधर की तरफ मिरर के फ्रेम में, और उसका इमेज का स्पीड है 3 उधर की तरफ, तो ए के रिलेटिव ए का स्पीड यानी कि वी ए प्राइम ए, वेलोसिटी ऑफ ए प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, 6 ही तो हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 3 3 से। एंड वेलोसिटी ऑफ ए प्राइम विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 9. 9 ये 6 से उधर जा रहा है, 3 से उधर जा रहा है, सो आंसर है 6 और 9। क्लियर हो गया सबको? तो मिरर फ्रेम में जाओ सबसे पहले, और फिर जो भी तुम्हें दिखे उसको उल्टा कर दो, तो आ गई सबकी वेलोसिटीज। बस फिर जिसको जिसके रिलेटिव देखना है वैसे देख लो रिलेटिव मोशन करके, भाई 6 और 3 का मतलब 9 होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, 3 और 3 का मतलब 6 होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट करना है, ऑपोजिट में तो ऐड करना है। So ठीक है? 3 is with respect to ground. नहीं, दिस 3 इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू आर स्टिल इन द मिरर फ्रेम। 9 इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकॉज बी इज ग्राउंड। No, sir, for A dash. हाँ, ए डैश का ही बोल रहा हूँ। ए डैश का जो 3 आया है वो मिरर फ्रेम में आया है, क्योंकि तुमने मिरर को रेस्ट पर लाया, तो मिरर को देखा कि भाई ये 3 से उधर जा रहा है, तो मिरर ने इमेज बना दी जो 3 से उधर जा रही है। तो अभी तो तुम मिरर फ्रेम में ही हो ना, मिरर को रेस्ट पे लाके। Yes, sir.
और मिरर को दिख रहा है ये बंदा जो ग्राउंड फ्रेम है टेक्निकली वो 6 से उधर जा रहा है, तो मिरर के फ्रेम में तो ग्राउंड भी चल रहा है। तो मिरर के ये जो सारी ड्राइंग्स बनी है यहाँ पर, ये सब मिरर फ्रेम में, मिरर फ्रेम में इसकी स्पीड 3 उधर है, मिरर फ्रेम में इमेज की स्पीड 3 उधर है, मिरर फ्रेम में ग्राउंड की स्पीड 6 उधर है। अब ग्राउंड फ्रेम में इसकी स्पीड कितनी है, तो तुम ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो ना, तो ग्राउंड की वेलोसिटी उल्टा करके सब पे चिपकाओगे तो 9 हो जाएगी इसकी। इसको लगेगा कि वो 9 से जा रहा है, यही ग्राउंड है, और इसको लगेगा कि वो 9 से उधर जा रहा है, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी इसकी ग्राउंड फ्रेम स्पीड 9 है और मिरर फ्रेम स्पीड 3 है और ए फ्रेम स्पीड 6 है। समझे? ठीक है, ऑलराइट। तो ये वाले क्वेश्चंस सबको क्लियर हो गए, ये वाला लॉजिक भी सबको क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ एज होमवर्क कि तुम लोग ट्राई कर लेना, फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे कि लेट्स से प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो है 4 का स्पीड से 60 डिग्रीज पे जा रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये मिरर का वेलोसिटी वेक्टर है। और मिरर के सामने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है at the speed of 10 also at 60 degrees from the horizontal. Ball is projected, right? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो मिरर जो है 4 का स्पीड पे वैसा जा रहा है और बॉल को 10 का स्पीड पे ऐसा फेंका गया है। ठीक है, कोई ग्रेविटी कुछ नहीं। तुमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल in the image as seen by a ground frame observer. क्वेश्चन समझ गए तुम लोग? Yes. एक स्टैटिक ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर है, वो भी देखेगा कि भाई बॉल का इमेज है और उसको भी फेंका गया होगा, लेकिन वो उस एंगल पे नहीं होगा जिस पे ये है, क्योंकि ये जो मोशन हो रही है इसके कारण लगेगा कि वो किसी और एंगल पे फेंका गया है। तुमको फाइंड करना है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इन द इमेज। ये जो बॉल है इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये क्या है, एज सीन बाय दिस गाय। सर मिरर को भी प्रोजेक्ट किया है ना? मिरर भी चल रहा है 4 का स्पीड से 60 पे, तो मिरर ऐसे चल रही है कॉन्स्टेंटली और एक बॉल को ऐसा फेंका गया है, तो ये सब के कॉम्बिनेशन से एक इमेज बॉल है जो एक सर्टेन एंगल पे जा रहा होगा। ओके। ठीक है, So simultaneously, no? हाँ, इसी इंस्टेंट पे, एट द इंस्टेंट शोन विद द सेम वैल्यूज। ठीक है, बराबर। इसमें मतलब ग्रेविटी नहीं है ना? नहीं कोई Normal जा आगे रहा का है। कुछ नहीं है एट दिस इंस्टेंट, तो ग्रेविटी है या नहीं है वो इररिलेवेंट है। जिस इंस्टेंट पे फेंका गया है एट दिस इंस्टेंट, उस टाइम पे अभी वो जस्ट फेंका ही गया है ना, तो उसी एंगल पे फेंका है उसको, वो एंगल पे जा रहा है, तो इसी वक्त ये एंगल क्या है। ग्रेविटी तो बाद में प्ले में आता होगा कि अगर ग्रेविटी होता तो नीचे चले जाते ऐसे, वो अलग बात। मान लो ग्रेविटी नहीं, नो ग्रेविटी, इफ इट इज कंफ्यूजिंग यू, नो ग्रेविटी। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। सर ये होमवर्क करके हाँ, ये तुम लोग को सॉल्व करना है एज होमवर्क। ओके ठीक है, ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं आज के लिए। सर एक डाउट है। हाँ बोल। हाय सर, थैंक यू। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिकली देखे तो समझा नहीं कि वो खुद मिरर के आगे मतलब मिरर के तरफ जा रहा है, बट उसका इमेज उसको दिख रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है मिरर में। हाँ, क्योंकि मिरर भी इससे दूर जा रही है ना। मिरर, तू सोच, मिरर एक ट्रक पे रखा हुआ है, तेरे सामने है ट्रक, तो ठीक है बाइक चला रही है पीछे उसे, लेकिन ट्रक बहुत फास्ट जा रही है, तेरे से फास्ट जा रही है, तो तेरे को अपनी मिरर में इमेज छोटी होती हुई दिखेगी विद टाइम या बड़ी होती हुई दिखेगी, क्या लग रहा है? छोटी छोटी होती। तो दूर ही जा रही होगी ना। हाँ सर। अगर इमेज खुद एक पर्सन होता तो वो तेरे को अगर छोटा होता हुआ दिख रहा होता तो मतलब तेरे से दूर जा रहा होता, तो वही हो रहा है उसके साथ। उसको लग रहा है 6 से। गाड़ी का बैक जो है जिसपे शीशा लगा है वो तो एक सर्टेन स्पीड से जा रहा है और उसकी इमेज जो है डबल स्पीड से दूर जाएगी ना, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस ये सेम होती है, ऐसे ऐसे हाँ सर। हाँ ऐसे ऐसे करके, राइट। सर और एक और चीज, वो आपने बोला इमेज अगर ऐसा आया कि नंबर ऑफ इमेजेस 2.3, तो हम 2 लेना है। हाँ करेक्ट। तो सर वो 0.3 का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि आधा इमेज बन रहा है? तो नहीं, आधा इमेज नहीं बन रहा है। 0.3 का मतलब ये नहीं कि आधा इमेज बन रहा है। 0.3 का मतलब कि वो जो एंगल ओपन अप होना है ना, कि हर बार जैसे तो मैंने बोला v के अंदर जो θ/2 है, तो इधर एक θ/2 बन रहा है।
हाँ सर। तो क्योंकि इतना ही एंगल जब ओपन अप हो पाएगा तो एक नया फ्रेश इमेज मिलेगा तुमको। आधा इमेज का मतलब आधा नहीं, क्योंकि हम तो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो पॉइंट साइज का आधा कुछ नहीं होता वैसे भी। हाँ हाँ सर। हाँ। तो एक्चुअली जो आधा या 0.3 या पॉइंट वॉटेवर हो रहा है वो उस एंगल का हो रहा है कि मतलब अगर पूरा एंगल मान ले 60 डिग्री है दोनों मिरर्स के बीच में, और तेरा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे रखा है, तो उसका एक मिरर से 30 डिग्री एंगल है, तो एक फ्रेश इमेज के लिए इधर 30 पूरा खुलना चाहिए। हाँ सर। तो एक्चुअली जब तुमने उतनी बार कर लिया कि 2 बार कर लिया, तो अगली बार जो है पूरा वो 30 खुल नहीं पाया, मतलब उसका 0.3 ओपन अप हो पाया। हाँ सर समझ। 0.3 ओपन अप हो पाया और वो गलत साइड चला गया दूसरे मिरर के, तो वो 0.3 जो है वो चीज है। तो ऐसा नहीं कि आधा या पूरा इमेज बनेगा, वो इमेज तो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो उसके प्रोसेस का 0.3 हो पाया था, और फिर अगर पूरा 1 हो गया होता तो एक और नया इमेज आ गया होता जरूर। हाँ हाँ सर समझ। ठीक है Sir, over here, the हाँ speed of A with respect to the mirror is -3. हाँ So the speed of A dash with respect to the mirror is 3. करेक्ट, Then how do we get 6 meter per second? बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज व्हाट, एक अगर एक -3 और एक +3 है, हाउ डू यू से v of a prime with respect to a vectorially? v of a prime minus v of a, right? Relative velocity. So we are still in the frame of the mirror. हाँ, in the frame, in any frame, it doesn't matter. If you want to find the velocity of something with respect to something, you need their velocities with respect to a common frame, which can be any frame. So इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना होगा, कैसे करेंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर लो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये तो ग्राउंड फ्रेम ही पिक्चर है, ग्राउंड फ्रेम में इसका 3 है टू द राइट, Yes sir. ग्राउंड फ्रेम में इसका है 9 टू द राइट। Yes sir. तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 6 आ जाएगा, वो दोनों ही पॉजिटिव है। ग्राउंड फ्रेम को दिख रहा है कि इमेज उसका 9 से भाग रहा है और खुद वो 3 से भाग रहा है, तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे 9 - 3 तो 6 आ जाएगा टू द राइट। Yes sir. और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये खुद -3 से जा रहा है, वो 3 से जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। Yes sir. मेक सेंस? Sir, हाँ but B A dash B we are doing 3 minus of -6, no? हाँ Okay sir. करेक्ट, यस। तो कुछ लोग, तुम लोग आंसर बोल रहे हो ना इसका, रुको मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि तुम लोगों का आया करेक्ट या नहीं। 1 सेकेंड, मेरे को भी नहीं पता है, लेट मी जस्ट क्विकली सॉल्व। क्या वैल्यू था इधर? 4 और 60 और क्या निकालना था हमें? इमेज का वेलोसिटी सीन बाय ग्राउंड। हाँ सिद्धार्थ किनी तेरा करेक्ट आंसर है, प्रणय के तुम्हारा भी करेक्ट आंसर है, कैरव तुम्हारा आंसर में न्यूमरेटर में एक फैक्टर मिसिंग है, चेक कर लो। ठीक है चलो फिर खत्म करते हैं आज के लिए। सर आपने जो पहले का क्वेश्चन कराया था, कौन सा वाला? यस so in that question the velocity of the observer, sir, how did it get reversed to 6, like towards the दिस left? वन हियर। Yes sir, the velocity of the observer on the ground, वो 6 towards the left कैसे हुआ, आप explain कर सकते हैं? मिरर फ्रेम में हुआ ना, वैसे तो उसका अपना फ्रेम में 0 है, ये ग्राउंड फ्रेम है। अपने फ्रेम में तो ये रेस्ट पर है, यही ग्राउंड फ्रेम है, तुम भी इसी की फ्रेम में हो, अपेरेंटली तुम भी रेस्ट पर होगे, तभी तुम्हें ये भी रेस्ट पे दिख रहा है। Yes sir. तो ये 3 से उधर जा रहा है, मिरर 6 से उधर जा रहा है। अब हम मिरर के फ्रेम में देखना चाहते हैं, तो तुम बन जाओ मिरर, ट्राई टू बी द मिरर। इफ यू बिकम द मिरर एंड यू आर गोइंग एट 6, you will feel like you are not going, but this guy is going backwards at 6. Yes sir, right. है ना? तो ये मिरर फ्रेम का ड्राइंग है, दिस इज अ ड्राइंग इन द मिरर फ्रेम। Yes sir. हम हमेशा पहले मिरर फ्रेम में जाते हैं, ताकि जब हम मिरर फ्रेम में चले जाते हैं तब फिर ये लॉजिकली करेक्ट होता है कि इसको तुम डायरेक्टली फ्लिप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते हो कि यहीं से मैं बोलूंगा ये 3 तो ऐसे 3 कर दूंगा, वो गलत होगा, क्योंकि मिरर खुद मोशन में है। तो ये फ्लिप करने के लिए तुम्हें मिरर फ्रेम में पहले जाना पड़ता है, यानी यू हैव टू ब्रिंग द मिरर टू रेस्ट, देन वंस यू ब्रिंग द मिरर टू रेस्ट, देन यू कैन टेक दिस एंड सिंपली फ्लिप इट।
Yes, sir, got it. Thank you. ठीक है, और सर मतलब मिरर को ही रेस्ट अज्यूम कर रहे हैं। मिरर को एट रेस्ट अज्यूम करके ही फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलो फिर